नमस्कार। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, वो मनुष्य की प्रवृत्तियों, इच्छाओं और संतोष की धड़कनों से भी संचालित होता है। भारतीय ज्योतिष ने आकाश के ग्रहों में केवल प्रकाशमान पिंड ही नहीं देखे, उसने उनमें मनुष्य की आंतरिक वृत्तियों के प्रतीक भी खोजे हैं। विशेषकर राहु और केतु, ये दोनों दृश्य नहीं, छाया बिंदु है। फिर भी इनका प्रभाव मनुष्य के जीवन, समाज और युग चेतना पर गहरा माना गया है। पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा स्मरण आती है। देव और दानव जब अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, तब स्वरभानु नामक असुर ने देवता का वेश धारण करके अमृत पान करने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को बता दिया। उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। किंतु अमृत स्पर्श के कारण वो अमर हो चुका था। मस्तक राहु कहलाया और धड़ केतु। ये कथा प्रतीक है राहु उस अधूरी प्यास का जो अधिक चाहती है, जो सीमा तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, जो रातों को जागती है और तृप्त नहीं होती। और केतु उस विरक्ति का प्रतीक है जो अंततः कहती है जो है वह पर्याप्त है, जो मिला है वही संतोष है। केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है। केतु को भोग का कारक भी माना गया है। एक में भोग की तीव्रता है और दूसरे में त्याग की शांति। यदि वर्तमान समय को देखें तो कई लोग इसे राहु प्रधान युग मानते हैं। अधिक पाने की आकांक्षा, तकनीकी का तीव्र प्रसार, असंतोष की बेचैनी, देर तक जागने और निरंतर सक्रिय रहने की प्रवृत्ति, वही अतीत की स्मृति में केतु तत्व अधिक दिखाई देता है। दान का भाव, संतोष का संस्कार, कम में भी संतुष्ट रहने की वृत्ति। प्रश्न ये नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है, प्रश्न ये है कि राहु की ऊर्जा को दिशा कैसे दी जाए और केतु की शांति को जीवन में कैसे संतुलित रखा जाए। इन्हीं गूढ़ और सूक्ष्म विषयों पर गहन अध्ययन, परंपरा और अनुभव के साथ मार्गदर्शन देने वाले हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। ज्योतिष की शिक्षा उन्होंने उन दिग्गज आचार्यों से प्राप्त की है जिनका नाम स्वयं विद्या की परंपरा का प्रमाण है। आर संथानम जी, आदरणीय के.एन. राव साहब, ऐसे प्रतिष्ठित विद्वानों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। और उनके पूज्य पिता श्री कैलाश चंद्र सक्सेना जी, जो स्वयं विख्यात ज्योतिषाचार्य रहे हैं तथा शुक्र ग्रह पर उनकी लिखी हुई पुस्तक अत्यंत चर्चित है। इस समृद्ध परंपरा से डॉक्टर अडावल जी को केवल गणितीय ज्योतिष नहीं, बल्कि ग्रहों की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या का भी संस्कार दिया। वे स्वयं ज्योतिष पर 17-18 से अधिक पुस्तकों को लिख चुके हैं और अध्ययन को साधना की तरह जीते हैं। सही ज्योतिष क्या है, राज ज्योतिष की ऐतिहासिक भूमिका क्या रही, सामूहिक पूजा का प्रभाव, तंत्र मंत्र की वास्तविकता, लाल किताब की परंपरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में ज्योतिष की स्थिति और नई पीढ़ी को राहु केतु के अर्थों को संतुलित दृष्टि से कैसे समझाया जाए, इन सभी विषयों पर आज विस्तृत संवाद होगा। ज्योतिष आम व्यक्ति के जीवन में भय का कारण बने या दिशा का दीपक, ये निर्णय भी विवेक से ही संभव होता है। इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर शंकर अडावल जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुमूल्य ज्ञान हम सबके साथ साझा किया। प्रणाम। आशुतोष राणा जी की हमारे राम जो एक प्ले यहाँ आया था कवानी में, मैंने 2 बार देखा और किरदारी बहुत अच्छा नहीं था, उनकी आवाज़ और पूरा जो स्त्रोत सबने सुना हुआ है, वो जो उन्होंने पढ़ा वो आपको भाव विभोर कर देगा। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उन्होंने मेरे को बोला कि आकर हमारे इस चैनल में कुछ हम लोग वाद विवाद कुछ बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आज पंचतंत्र चैनल में यहाँ पर हैं और
हम लोग ज्योतिष की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आजकल और राहु का प्रभाव क्या है, मतलब ये थोड़ा सा समझाइए इसमें। राहु जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में वो एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी और ऊर्जा को बढ़ा देता है, वो बढ़ाने का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। केतु क्या है? तुम्हारे पास भाई छत है, रोटी है, चादर ओढ़ने को है, तो बहुत अच्छा है। ये केतु है। राहु जो है अगर 12वें घर में किसी का हो तो उस आदमी को नींद आ ही नहीं सकती है। केतु कहता दो, राहु कहता लो। सही ज्योतिष के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे कंफर्म होगा? एक रूप दे दिया गया जो माया का रूप बन गया। ज्योतिष बीमारियों के लिए कितना कारगर है? कहाँ आप वीकनेस है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आज का जो लड़का बच्चा या जो भी आता है वो ज्योतिष को एक जैसे डॉक्टर के पास जाता है ना, वैसे जाता है। पत्री में बहुत सारे नीच के प्लैनेट हो वो करोड़पति बन सकता है, बहुत सारे उच्च का प्लैनेट हो वो भिखारी बन सकता है। इट्स अ वेरी डीप साइन। नीच का सूर्य देखिएगा बड़ा आदमी बना हुआ है, क्योंकि उसको क्या तमन्ना है बड़ा बनने की। शंकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचतंत्र वन पर। सबसे पहले तो ज्योतिष, जैसा आपने कहा ज्योतिष की चर्चा करते हैं। ज्योतिष को आज के दौर में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ज्योतिष बहुत जगहों पर है, वो रील्स में भी दिखाई दे रहा है, वो गंभीर भी कई जगहों पर दिखाई देता है, तो कई जगह पर अगंभीरता के आरोप भी लगते हैं। सही ज्योतिष क्या है आज के दौर में? ज्योतिष आपने शायद सुना भी, ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति दिखाना। ज्योति और ईश इन दोनों शब्द से मिला हुआ है, और ज्योतिष का ऋग्वेद में वर्णन है। और ज्योतिष अपने आप में अलग नहीं है, ज्योतिष के साथ बहुत सारी चीजें धाराएं भी जुड़ी हुई हैं। जिसने ऋग्वेद जो हमारा पहला सूत्र वेद है, जो थोड़ा बहुत है उसमें पढ़िए तो बहुत उसके बारे में बात करी हुई है। राजा रखते थे ज्योतिष को, ज्योतिष को रखते थे, और बिना उनसे सलाह मशवरा करे बहुत काम भी नहीं करता था। चाणक्य भी ज्योतिष के बारे में बहुत ज्ञान रखते थे, और कहा जाता कि उन्होंने ज्योतिषी की जितनी किताबें थी सब तरफ से जमा करके नालंदा में जमा कर दिया था। और नालंदा का जब खंडन हुआ, या जब उसको दूसरे राजाओं ने उसको ख़त्म किया, या जो भी जिसका सब लोग जानते हैं उसके बारे में वर्णन क्या करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ज्योतिष के बारे में थी, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता है। तो ज्योतिष गलत नहीं है, मगर हाँ, ज्योतिष के रूप, अनुरूप और जिस तरह उसको लोग बता रहे हैं, उसमें मेरे को खुद भी कुछ चीज़ें बहुत सही नहीं लगती हैं, क्योंकि ज्योतिष जो था वो हरदम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था। ज्योतिष ये सिखाता था कि अगर एक आदमी और एक औरत में विवाह होता है, तो गुरु का बहुत महत्व था। उसमें ये था कि दोनों अपनी ज़िंदगी किस तरह निभाएँ, और अंत में वो एक होकर किस तरह वो भगवान की तरफ एक वानप्रस्थ जीवन निभाएँ। ऐसा तो था नहीं कि हमारे ऋषि ब्रह्मचारी थे। हर ऋषि की हर ऋषि के मतलब शादी करी हुई थी। उनके नाम से हमारी नदियाँ जितनी भी हैं, सब ऋषि की जो पत्नियाँ थी उनके नाम पर है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि खाली मतलब ज्योतिष का जो चीज़ थी वो खाली आदमी, औरत, अ, इन सबको एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंगल से, एक बहुत ही धार्मिक एंगल से सबको देखा जाता था। और ये शादी का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। हमारे शादी का पढ़िए तो उसमें यही है कि शादी एक ऐसी चीज़ थी जो कि अंत में आदमी और औरत मिलकर भगवान की तरफ बढ़ें। ये था शादी का मतलब। अब हमारी जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ें बदल गई हैं, कलयुग हो गया है। तो लोगों ने जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनकी विवेचना भी अलग तरीके से करना शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ ज्योतिष को आजकल लोग, आदमी परेशान बहुत है। राहु का समय है, आप कह लीजिए राहु एक ऐसा, पहले तो राहु देव तो ग्रह नहीं है, मगर अब राहु इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो आदमी बहुत ही मतलब परेशान है, बहुत ही हैरान है, क्या करें क्या नहीं करें, और उसको कहीं ना कहीं से कुछ पीस चाहिए। तो जब वो आता है तो बहुत ज्योतिष उसको राह भी दिखाते हैं, कुछ लोग उसको भटका भी देते हैं, और कुछ लोग धर्म भी कमाते हैं। क्योंकि मतलब
तो इस तरह से ज्योतिष की जो एक इसके अंदर एक पवित्रता थी, वो एक जो इसके अंदर गुरुत्व था, वो मैं सोचता हूँ बहुत हद तक कम हो गया। आपने राहु का ज़िक्र किया, थोड़ा-सा बताइए ना, आपने कहा आजकल राहु का बड़ा प्रभाव है। आजकल और राहु का प्रभाव क्या है? मतलब ये थोड़ा-सा समझाइए इसको। राहु एक ऐसा कॉन्शियसनेस है, ऐसी चेतना है, जो कि आकाश है, ऊपर का जो आकाश, उसकी कोई अथाह नहीं, तह नहीं। तो आदमी आजकल ऐसा हो गया है, उसे विचार की कोई तह नहीं है। हर कुछ चाहता है, हर कुछ माँगता है। राहु वो चेतना है जो ये कहता है, जैसे कि हम मंगल को लेते हैं, मंगल मंगल भी होता है, अमंगल भी होता है। हम लोग कहते हैं मंगल भाव, हुँ। मंगल भी होता है, अमंगल भी होता है, दोनों चीज़ होती है। मंगल कहता है मेरे को तुमसे युद्ध करना है, मैं जीतूँगा, मैं हारूँगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। राहु कहता है मेरे को ना तो युद्ध करना है, ना जीतना है, ना हारना है, मेरे को तो तुमसे ऊपर जाना है, ठीक है? तो कलयुग में, आज के समय में जो चल रहा है, और जिसे लो आज हर आदमी कोई जीत-हार की लड़ाई आजकल कर ही नहीं रहा है। वो तो ये देख रहा है कि आपके कंधे पे चढ़ के वो आगे ऊपर और कैसे बढ़े और कैसे बढ़े। कंधा का मैं कह रहा हूँ माध्यम है दिमाग का, ये तरंग है दिमाग का। तो ये राहु सिग्निफाइज मटेरियलिज्म, अथा कि मेरा नाम मेरे जाने के पहले पहुँच जाना चाहिए, कि मैं आ रहा हूँ मगर मेरे पहले मेरा नाम उस जगह पे पहुँच जाना, ये राहु की प्रवृत्ति है, कि मेरा नाम मेरे से आगे बढ़ चलना चाहिए। तो यही है आज। आपने कहा बहुत से लोग पैसा भी कमा रहे हैं। ये राहु अगर ग्रह नहीं है तो ये कैसे और किसको प्रभावित कर रहा है? या क्या सबको प्रभावित कर रहा है? जो आपने अभी एनालिसिस रखी, वो क्या एक ओवरऑल एनालिसिस है कि आज के दौर पर राहु का असर है, या कुंडलियों में जिस तरीके से हम देखते हैं किसी ग्रह की स्थिति को और किसी विशेष व्यक्ति पर किसी विशेष ग्रह का या विशेष परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है उस लिहाज से देखते हैं? या आप बता रहे हैं कि ओवरऑल आज का दौर ही ऐसा चल रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खुद से आगे खुद का नाम और फिर धनोपार्जन या पैसा कमाना, इसकी चाह, ये 2 चीज़ें। थोड़ा समझाइए ना सर इसको, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। राहु जो है वो एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और दूसरी चेतना जिसको लोग बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, वो गुरु की चेतना की बात करते हैं। और पहले ज़माने में गुरु का बहुत महत्व होता था, क्योंकि गुरु क्या होता था, वो ऋषि होते थे। ऋषि को राजा उठ के अपनी कुर्सी से उसको सत्कार करता था और लेके आता था। उनका अपना एक अलग वर्चस्व होता था, मगर वो नदी के किनारे रहते थे, ध्यान करते थे, ध्यान में बहुत कुछ समझते थे। दे वर आल्सो लाइक साइंटिस्ट्स ऑफ टुडे, सुपर साइंटिस्ट्स ऑफ टुडे, बहुत ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लड़ाई की विधियाँ सिखाते थे, तो वो गुरु था। और जो आज के ज़माने में वही चीज़ गुरु भी फैलाव होता है, मगर वो एक अलग तरह का फैलाव था जो कि नॉलेज से बेस्ड था। राहु कहता है कि मेरे को आगे फैलना है, बट हर चीज़ ठीक है। मैं कोई भी उपाय करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये राहु की प्रवृत्ति है, इस चेतना की प्रवृत्ति है। मगर राहु जो है, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल था। राहु जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है। अपने आप में वो एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी और ऊर्जा को बढ़ा देता है। वो बढ़ाने का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता कैटलिस्ट। है। वो आपको आप मिलाइएगा तो आपको एकदम से बढ़ा देगा। फिर वहाँ जब पहुँच जाएँगे ऊपर, तो वहाँ ठहराव जो होता है वो बाकी ग्रहों के हिसाब से होता है। तो हर जन्मपत्री के हिसाब से मतलब राहु का मतलब देखना चाहिए, राहु क्या करता है, राहु क्या नहीं करता है, उसको देखना चाहिए। मगर जो कॉन्शियसनेस आज की तारीख में है, जैसे आपने खुद कहा कि आज की कॉन्शियसनेस की है कि हम मटेरियलिस्ट करें, धन की प्रवाह करें, तो वो चीज़ जो है वो राहु के अंदर ज़्यादा होती है। मगर यही राहु बहुत सारे पत्रियों में अगर वेल प्लेस्ड होता है, तो आदमी को बहुत सारा योगी भी बनाता है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस जो लोगों को होते हैं, यही राहु कराता है, जो आपके भीतर है उसको वो बढ़ा रहा है बढ़ा बस। रहा है। पर आपके भीतर क्या है ये आप आप डिपेंड करता है बाकी की वो ग्रह। तरंगे क्या हैं आपके, उसको बढ़ा रहा है, हुँ। और आप यू आर अफेक्टेड, आप बाहर की चीज़ों से अफेक्टेड होते ही हैं। आपने जैसा कहा कि सभी को ये इफ़ेक्ट कर रहा है आज के दौर में राहु, तो अभी सामान्य तौर पर जब सुन रहे होंगे तो हर एक से कनेक्टेड है ये बात,
कि राहु हम सबको ही प्रभावित कर रहा है। तो क्या नॉर्मली कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर हम सतर्क हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको किया जा सकता है जो इसके प्रभाव को हमारे लिए सकारात्मक बनाए? राहु जो है उसको सकारात्मक, हमने गुरु की बात करी, तो राहु को सकारात्मक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको अपने गुरु की चीज़ों को अच्छा करना चाहिए, अपना गुरुत्व बढ़ाना चाहिए, गुरु की जो शक्तियाँ उनको बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ से वो राहु अच्छा होता है। मगर राहु जो है वो तरंगे हैं, और वो ऐसी, जो हम ये बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, बाद में ये रिले होगा और ये 1000 लोग देखेंगे। तो आपका नाम, आपके बार 1 घंटे में आपका नाम बाद में जब ये टेलीकास्ट हो गया, मेरे को भी लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये तरंग है, ये राहु का ही राहु ही गवर्न करता है इसको। तो इसको तो हम और आप भी यूज़ कर रहे हैं। मगर इसके अंदर रहते हुए भी जो हम अपना जो चीज़ ठीक कर सकते हैं, जो राहु का सबसे मेन होता है कि हम अपने आप को हर तरफ फैलाएँ, पानी को बढ़ाएँ, हर जगह फैलाते हैं। तो अगर आदमी अपने घर, अपने दिनचर्या में डिसिप्लिन ले आए कि हम भाई सुबह उठेंगे, कोई भी समय उठे, 6 बजे उठना है तो रोज़ 6 बजे उठे, हम 7 बजे व्यायाम करेंगे, 8 बजे ये करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, सब करे, सब कुछ करे, मगर अपने आप के अंदर एक डिसिप्लिन लाए, थोड़ा-सा एक अपने अंदर की जो चेतना होती है उसको जगाए, किसी भी प्रकार से। हर आदमी के चेतना का अपना करने का अलग-अलग तरीका, किसी प्रकार से जगाए, वो करे। तो इन चीज़ों से आप उसी राहु को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सकारात्मक, जैसे आपने कहा, वो आपको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। हुँ। कोई उपाय भी? ऐसे कुछ चीज़ें, एक तो ये हो गया कि साधना पद्धति में आप अपने जीवनचर्या में ही उन चीज़ों का ध्यान रखें, ये एक आपने बात बता दी। कुछ हम देखते हैं कि कुछ प्रयोग भी होते हैं, बहुत सारे प्रयोग बताए जाते हैं। क्या कभी आप सजेस्ट करते हैं किसी को राहु को लेकर, और आज के दौर में वर्तमान तौर पर सभी को ध्यान रखने वाली कोई ऐसी बात, या सभी कर सकें ऐसा कोई उपाय? सभी कर सकें ऐसा जो उपाय, मैं कहता हूँ कि हम लोग अगर साथ मिलके, आप भी देख रहे हैं राहु तो हो रहा, मगर लोग मंदिर ज़्यादा जा रहे हैं। अब मैं 20 साल से बांके बिहारी जाता हूँ, 25 साल से, और 25 साल पहले बांके बिहारी जाता था, घूमते हुए जाते थे, गाड़ी अंदर तक जाती थी, घुसता था, भगवान के दर्शन करता था, वापस आ जाता था। हमारा आश्रम भी है वहाँ पर। आज आप जाइए बांके बिहारी, किसी समय भी आपको 5 लाख से लोग कम नहीं मिलेंगे, 3 से पैर 5 लाख रखने की के लोग जगह। जगह नहीं है। जी। अंदर आओ, वो गाड़ी भी बंद कर देते हैं जाने के लिए, बाहर से गाड़ी भी रोक देते हैं। तो लोग जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अगर बढ़े, ये अच्छी चीज़ होती है। अगर यही सब लोग बैठकर, सब लोग मतलब चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, चाहे आप बिहारी जी का गान करिए, कोई भी स्तोत्र पढ़िए, लक्ष्मी स्तोत्र, तो चेतना बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, और ये आदमी के लिए अच्छा होता है। तो इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है वो अच्छा होता है। उसमें लोग अगर कहते हैं नहीं, नहीं आप लोग सब ये करिए, और एक आदमी लिखने लगे कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा, मैं लखपति बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मेरे को ये वैसा नहीं होगा। इट इज़ एक छोटा-सा एक चेंज आता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही आप आदमी एक लूप के बाहर निकलता है तो ऊपर बढ़ जाता है। तो और ये जो है, ये चीज़ एक बहुत चीज़ जो हो रही है, और अगर इसी को लोग साथ मिल के प्रार्थना करें, ग्रुप्स में करें, ये बहुत आपको फ़ायदा करेगा, अच्छा रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे भी समझना चाहिए कि आप परिवार में ही भी हो तो साथ में बैठ के पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा लोग होगे या सामूहिक रूप से करोगे, उतना अच्छा प्रभाव आपको उतना अच्छा मिलेगा। है। अगर आपका शुरू तो घर में साथ में बैठ के 5 लोग हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, जी। फिर 5 लोग और जाएँ। अरे नहीं तो कोई इंटरनेट में आपके परिवार के 100 लोग एक समय पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो। ये नहीं उसको लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो वैसे भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि घर के सभी लोग अगर कर रहे हो, हम देखते हैं कोई कभी पूजा कर रहा है, कोई कभी पूजा कर रहा है। अगर आप एक साथ बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे अच्छा आप क्या हो कोशिश सकता करिए, है। बहुत अच्छा आपको जितना पड़े। अब राहु की बात हुई है, तो केतु को कैसे छोड़ दें? थोड़ा केतु के बारे में भी समझाइए। आपने राहु को बड़ा विस्तार से, क्योंकि विस्तारित करने वाला है, कैटलिस्ट की भूमिका में है, सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। केतु क्या है फिर? केतु राहु के सामने है, और केतु का क्या है, केतु हमारे जो कलयुग के पहले जैसे था, वो केतु है। केतु बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं अपने केतु को अच्छा करो। पहले ज़माने में लोग कहते थे, अपने केतु को अच्छा करो। तो अपने केतु को अच्छा करने का, केतु का
जो जानवर केतु के संकेत कराता है वो है कुत्ते के साथ, एक डॉग के साथ। उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? लॉयल्टी। लॉयल्टी अपने साथ, अपने विचारों के साथ, अपने कॉन्शियसनेस के साथ। उसको एक सिखाने का तरीका बनाया था पहले ज़माने में जब शुरू हुआ होगा। तो वो दूसरी चीज़ ये होती, केतु कहता था कि भई तुम अगल-बगल खुद जाके लोगों से मिलो। केतु को पहले ज़माने होता था ना, औरतें जाती थी, दूसरे के घर में चली गईं, आ गई, पूजा-पाठ हो रहा है, हर चीज़। आप देखिए हमारे पूरे पहले हिंदू धर्म में हर चीज़ एक छोटा-सा ग्रुप बन जाता था लेडीज़ का, आपस में चर्चाएँ भी होती थी। तो वो भी केतु है। खुद जाओ, खुद मिलो, खुद थोड़ा अच्छा करो, अपने अंदर रहो। और हमें बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास भाई छत है, रोटी है, चादर ओढ़ने को है, तो बहुत अच्छा है। तो ये केतु है, संतुष्टि का भाव। संतुष्टि का भाव, अंदरूनी मगर आजकल तो वो है नहीं। आजकल तो कहते हैं चादर बड़ी है, अरे भाई उसको और बड़ा करना चाहिए। चादर के अंदर पाँव को नहीं फिट करना है, हमें तो चादर बड़ा करना चाहिए, चाहे पाँव हमारा उतना ही रहे, ठीक है ना? मगर भोग के लिए सामान ज़्यादा होना चाहिए। आप भोग, केतु कहता है कि आपके पास अगर 10 रुपए हैं और आप उस 10 रुपए का भोग कर लेते हैं और रात में सो लेते हैं ठीक से, तो वो आपका केतु आप बहुत संतुष्ट हैं। आपके पास करोड़ रुपए है और आप करोड़ रुपए का भोग नहीं कर पाते हैं और रात में सो नहीं पाते हैं, तो वो है राहु। राहु जो है अगर 12वें घर में किसी का हो, तो उस आदमी को नींद आ ही नहीं सकती है। एस्ट्रोलॉजी का ये बात, किसी का भी हो, कहीं भी उसके तो और भी कोई प्लैनेट हो, क्योंकि राहु रात में, रात तो जगो, सोचो, करो। रात्रि का मालिक है, रात्रि में सारे काम जो होते हैं। आजकल तो आप देखिए ज्यादातर सब काम रात में ही होते हैं। लोग 12 बजे तो सोते हैं, आमतौर पर 11-12 बजे तो तो ये राहु कहता है। ये फर्क है राहु और केतु का। अब ये आप पर है कि आप किसको अच्छा करना चाहें, किसको खराब करना चाहें। न्यूनतम 9 में से 10 बोलेंगे हमें राहु से प्यार है, समृद्धि चाहिए, खूब पैसा चाहिए, खूब नाम चाहिए, पैसा चाहिए, चादर जो आपने कहा और लंबी बहुत चाहिए। किसको ये चाहिए कि भाई लॉयल्टी, लॉयल्टी कहाँ हो गई आजकल? संतुष्टि, लॉयल्टी। शादी में लॉयल्टी, दोस्ती में लॉयल्टी, बिजनेस में लॉयल्टी, ये सब केतु है कि मैंने अपनी वचन दे दिया था तो मैं अपने वचन पूरा करूंगा। मैंने 10 रुपए कहा था कल लौटाऊंगा, तो मैं 5 बजे कहा था, 4:50 में आदमी आके खड़ा हो जाता था पहले। और कितने घर के आप बहुत पहले मत जाइए, थोड़े 60-70 साल पहले ही जाइए आप, तो वो केतु। तो अब ये फर्क है। अब जहां भी केतु रहता है तो केतु उस चीज की भावना उस जगह देता है। लोग कहते हैं यार ये तो गलत कर रहा है। अभी आपको सुनने के बाद भी लोग कहेंगे मुझे तो राहु ही मजबूत करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर केतु मजबूत करना हो तो आपने राहु का तो बताया, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रार्थना, ये अच्छे प्रयोग हो सकते हैं। केतु तो है मजबूत। केतु को मजबूत करना हो तो आप मंदिर जाइए, लोगों की दीजिए। केतु कहता दो, राहु कहता लो। राहु कहता मैं। केतु कहता दो, किसी को प्यार से 2 रोटी दे दो। और देना का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा ही दीजिए, आप एडवाइस भी दे सकते हैं। राहु के पास, राहु वाला आदमी लाख रुपए आएगा, वो कहेगा मैं 4 बसें करता हूँ, चलो आप तीर्थ यात्रा में ले जाता हूँ मैं, और बताएगा सबको। केतु वाला शायद कोई गरीब भी होगा, वो कहेगा भाई मैं बस तो नहीं कर सकता, मैं तेरे को बता देता हूँ कैसे पहुंचना है, इस ट्रैवल एजेंट से बात कर लो, यहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, इस जगह। वो भी केतु है, असली केतु है। तो ये आजकल के टाइम में तो केतु वाले लोग मेरे को तो बहुत कम होते जा रहे हैं। राहु केतु कट के अलग हो गए। हम बहुत पौराणिक कथाओं के लिहाज से तो इसको जानते समझते हैं। जैन जी को आप कैसे समझा? आप क्योंकि एक बहुत जाने माने ऑथर भी हैं और आप जब लिखते हैं तो बहुत सोच कर के लोग इसको एनालाइज भी करेंगे, और लेखक के साथ में एक ये चुनौती होती है कि उसके सामने कोई नहीं बैठा होता है, तो उसको हमेशा ये लिखना होता है कि तेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं वो भी मैं अभी इसको क्लियर करता चला जाऊं। तो आप कैसे समझाते हैं राहु केतु केतु को? पौराणिक जो कथाएं हैं वो, जो एस्ट्रोनॉमी जिस तरीके से देखती है ग्रहों को उस लिहाज से, और मॉडर्न बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको राहु केतु कैसे समझाते हैं आप? देखिए, जेन ज़ी अभी आ रहा है और मैं जेन ज़ी के बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बहुत लोग जो जेन ज़ी के हैं उनसे मिलता हूँ। उनका क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो आज की तारीख में पनप रही है, जिस तरह आपने शुरू करा था कि लोग इसको सही गलत, वो जेन ज़ी के मारे हैं।
जेन जी ये नहीं जानना चाहता एस्ट्रोलॉजी क्या है। जेन जी को ऐप है, ऐप में देख लेगा माई टाइम। अब तो एआई आ गया थोड़ा बहुत उसमें से भी। वेरी गुड। जेन जी को प्रॉब्लम है, वो बोलेगा मेरे को कितना पैसा देना तुम रख लो, आपको यंत्र मंत्र तंत्र बना देना, मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं मेरे पास और लाखों रुपए पर्स में से निकाल के दे जाएंगी, लाखों रुपए रख देंगे, आप एक तलिस्मान बना दीजिएगा मेरे लिए। अरे भाई हम कहाँ से बना, किस चीज के लिए? मैं जानता हूं, शायद मेरे को है सही बात, मैं जानता हूं कि मेरे पति किसी और के साथ उनका रिश्ता अफेयर चल रहा है। है जी। मगर तो मैं क्यों तलिस्मान क्यों बनवाना भाई आपको? बस ये है कि उसके साथ रहे, उसको वो मेरे गोल्फिंग वाले मकान में या अभी तक उस मकान में अंदर ना आए। मैं सब जानती हूँ, इसके लिए आप बना दीजिए कुछ, हाँ घेरा बना दीजिए, कुछ चक्र बना दीजिए इस टाइप का कि वो अंदर नहीं है। मन कहते भाई तुम छोड़ दो, डिसलॉयल्टी का है, देखो तुम्हारा गुरु इतना खराब है, ये सब गलत है, सब तो अच्छी चीजें नहीं है आपको। नहीं नहीं भाई, मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे को दुबई शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है, इसके लिए आप बना दीजिए। अब ये है जेन जी। बनाते हैं? नहीं हम नहीं ये होता है, ये काम करता है, तालिस्मान ताबीज ये सारी चीजें काम करती अगर इन सब की विधियां होती है जी। और जिनको विधि पता है शायद होगा, मेरे को नहीं पता, मगर ये कहिए कि तंत्र नहीं है, तन से जो करा जाता है वो तंत्र होता है, जो ज्योमेट्री से करा जाता है यन से यंत्र होता है, सब चीज होती है। मंत्र है। ऐसा है, मंत्र भी होता है, बहुत बड़ा मंत्र तो बहुत ही अच्छा होता है। आपने मंत्र शायद गलत पढ़ते पढ़ते भी आदमी सही पढ़ लेता, मरा मरा करके राम पढ़ने लगे थे आदमी की, तो मंत्र भी है, मगर मंत्र के लिए आपको बैठ के साधना करना पड़ता थोड़ी। आजकल तो 15 मिनट लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो वो सब होता है, बस जिनको पता है वो ठीक है। मगर हम आपकी दुविधा का, आपको एक पता नहीं कर्म सही है कि गलत है, बहुत लोग उस दुविधा का आपको एक क्षणिक एक सुख दे रहे हैं। ये क्षणिक सुख भी मतलब इसके लिए बहुत कुछ हो रहा है, सही गलत मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बहुत चीजें हैं। तो ये अच्छा आपने समझाया। मेरा जो सवाल है, राहु केतु वो कैसे समझाते हैं आज के बच्चों को आप? हाँ, तो आज के बच्चों को जब आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि राहु ये है, केतु ये है, तुम्हें मतलब जाना चाहिए, धार्मिक काम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, तो ये आप देखिए, आप कभी बनारस में भी जाइए, कभी कोई मंदिर जाइए, आपको बहुत बड़ा क्राउड मिलेगा, 25 से 35 साल, 20 से अच्छा, वो सोचता है कि वो ये कर रहा है तो वो अपना केतु अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसको ये समझ में आता है। वो ये सोच रहा है कि वो किसी को मतलब कहीं कुछ थोड़ा दे दिया उसने अपने उसमें से, वो अच्छा कर रहा है। बट ठीक है, वो कुछ से तो कुछ अच्छा ही है। तभी कुछ लोग आजकल आजकल देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या हो गई है, एक चीज जेनजी है, हमारे इतने जानने वाले लोग हैं, गुरु बहुत बन गए। मैं गुरुओं का अगेंस्ट नहीं हूँ भैया, आई मीन गुरु है, फिलोसफी जानते हैं, बहुत गुरु, बट आप आजकल देखेंगे आईआईटी गुरु, आईआईएम गुरु, मैं जानता हूँ बहुत, आप भी जानते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जेनजी के साथ क्या कर रहे हैं? दे आर बेसिकली पीपल जो इंटेलेक्चुअली सब जानते हैं, हर चीज तो उनको एक मेंटल काउंसलिंग करते हैं, उसके कारण वो आदमी, क्योंकि जेन जी को ये समझ में नहीं आता है कि कॉन्शियसनेस क्या है, आदमी क्या है, आदमी के ऊपर क्या है, वो इसको केतु समझ रहा है, मगर राहु को अलग नहीं करता है, राहु को भी पकड़े हुए है और वो भी समझता है कि वो गलत है, बट आदमी को अपने आप रैशनलाइज करना बहुत आसान हो गया, इट हैज बिकम वेरी इजी। और फिर जिस तरह दुनिया कम होती जा रही है, ग्लोबली कम होता जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन और संचार और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब यहाँ पर आएगा, हमारी और उनकी फिलॉसफी में बहुत फर्क। अब वो उनकी फिलॉसफी पे ज़्यादा जा रहे हैं कि भाई विवाह का क्या है। पहले तो अब शादी होती थी तो माँ बाप यही सिखाते थे, भाई तुम जा रहे हो अपने पति के घर से, वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। अब क्या आज के माँ बाप, हम कहते, हम तो जेनजी नहीं है ना, इसका एक जनरेशन और कर लीजिए तो जेनजी, वो तो कहते हैं अरे लड़ाई करी, यू प्लीज कम, हम लोग चलते हैं वकील, विल टॉक टू द गो टू द कोर्ट, है ना भाई। तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो ये दोनों चीज चल रही हैं,
राहु भी चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ केतु नहीं है, वो भी चल रहा है, मगर प्रकोप राहु का चलता है। आम जिंदगी में ज्योतिष का दखल कितना है? आप मतलब आपके पास आते होंगे लोग, बहुत सारे लोग नहीं, जो नहीं भी जानते हैं वो अपनी उम्मीदों से आते हैं। आपको लगता है शास्त्र के प्रति वो जागृति है आज, या ज्योतिष शास्त्र को लेकर सचमुच लोग उतने जागरूक हैं जितने एक समय पर हुआ करते थे, या सिर्फ वो अपनी अपेक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं तक सीमित है और उसके चक्कर में चाहे जो बता दे वो ज्योतिष के नाम पर आजकल बहुत कुछ हो रहा है। आजकल बहुत नई-नई विधियाँ भी आ गई हैं। बहुत सारी विधियाँ हैं जिनको ज्योतिष से ही जोड़ दिया गया है और कई ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ये हमारे मूल ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। कई शास्त्र आ गए, अंक ये शास्त्र हैं, कार्ड आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो आपको लगता है कि आज ज्योतिष के प्रति वो सचमुच लोगों की जागृति है, या सिर्फ आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस वो उसके लिए बढ़ रहा है? देखिए, पहले जो आदमी ज्योतिषाचार्य बनते थे या ज्योतिष करते थे, वो शायद मैं भी उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, बिकॉज़ उसके लिए आपको एक साधना होना चाहिए। तो इंट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योतिष का, जो अगर आप वेदों में पढ़िए, और आपकी एक दिनचर्या होना चाहिए थी, साधना होना चाहिए थी, पढ़ाई होनी चाहिए थी, तरीका होना चाहिए था। आप शायद ज्योतिष जो करते तो धन भी नहीं लेते थे, उनका कोई ये नहीं होता था, वो बोलते थे, ठीक है, तुम्हें जो है, कोई खाना दे जाता था, कोई कुछ दे जाता था। एक दिनचर्या में रहते थे और अपने लिए अपना कहते थे, हम जो काम कर रहे हैं दूसरे के लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, भला के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। मगर आज का जो लड़का, बच्चा या जो भी आता है, वो ज्योतिष को एक जैसे डॉक्टर के पास जाता है ना, वैसे जाता है। अब डॉक्टर में जैसे आपने बिल्कुल आपने एग्ज़ाम्पल बहुत सही दिया कि तरह-तरह के डॉक्टर भी तरह-तरह के होते हैं ना। किसी का पेट का डॉक्टर, किसी का कुछ, कोई फोई, कोई कुछ, एलोपैथिक हो, तरह-तरह के डॉक्टर, इस तरह-तरह के ज्योतिष भी हैं। तो अब जो लोग जाते हैं ज्योतिष के पास, वो ज्योतिष ज्ञान उनको नहीं पता जाता। वो ज्योतिष के पास जाने की, भाई मेरी ये समस्या है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये क्या कब तक खत्म होगा? कब तक ये चलेगा? कब तक मेरा छुटकारा होगा? कब तक ये होगा? कब तक वो? और हमको कोई उपाय बता दो। और आज का जो ज़माना है, जो जेन ज़ेड, वो कहता है ठीक है भाई, मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ, मैं ज्योतिषी के पास भी जा रहा हूँ, मैं बस ₹10 हाँ, ₹2.5 या ₹4 कहीं, ₹3 कहीं, ₹2 कहीं, ₹1 उसमें से मंदिर में भी सब मैं दे दूँगा, मेरा स कहीं न कहीं से तो हो ही जाएगा। टेक केयर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दैट इज़ द साइकोलॉजी। सो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट था। इट इज़ ज्योतिष इज़ नॉट, तो और जो थोड़ा बहुत ज्योतिष बच्चे समझते भी हैं, वो यूट्यूब या थोड़ा पढ़ लिया, वो आके बोलेंगे मेरा शनि बहुत खराब है, या मेरा मंगल बहुत, हालांकि कुछ नहीं होता। अगर पात्री में बहुत सारे नीच के प्लैनेट हो, वो करोड़पति बन सकता है, बहुत सारे उच्च का प्लैनेट हो, वो भिखारी बन सकता है। इट्स अ वेरी डीप साइंस बाय इटसेल्फ। कोई पत्री में मैंने देखे हैं, दो दो महापुरुष योग बने हुए हैं, और वो आदमी बस कंडक्टर है। जो हमारे पुराने जमाने में महापुरुष योग बने थे, तो उनका अर्थ ही अलग था। महापुरुष वो था जिसने कि अपने आप को समझ लिया था, जो अपने आप को संपूर्ण हो गया था। तो वो प्लैनेट्स को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। आज के जो नीच के प्लैनेट जो पहले थे, जो नीचता दिखाते थे, वो आजकल लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नीच का सूर्य देखिएगा, बड़ा आदमी बना हुआ है, क्योंकि उसको क्या तमन्ना है बड़ा बनने की। मेरे अंदर तमन्ना है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँ, अपने आप को उच्च करूँ, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो उनका जो, हम लोग ने भी एस्ट्रोलॉजी को देश काल पात्र के हिसाब से, हम ना देश को बदले, ना काल को बदलते हैं, ना पात्र को बदलते हैं, मगर देश काल पात्र के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजी को देखना बहुत ज़रूरी हो गया। हम सही जगह जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, सही ज्योतिष के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे कन्फर्म होगा? सही और गलत का तो ऐसा होता है, पहले तो आदमी जाता है, अगर उसकी 3, 4, 5 चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब काम बन रहा है तो उसका। उसका उसी उसी से उसको संतुष्टि मिलना शुरू हो जाती है। वो आपका एक प्राइवेट काउंसलर भी हो जाता है। बहुत लोग यहाँ तक है, बहुत पैसे धनी, अति धनी लोग, जो पहले बोलते हैं कि मैं अपना बाएँ पैर आगे करूँ, दाएँ पैर आगे करूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं सबका हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो ये कोई ज्योतिष नहीं, ये आपका मन का सब पूरा है। इसको एक फिर एक रूप दे दिया गया है, जैसे कि अब एक रूप दे दिया गया जो माया का रूप बन गया। अभी आपने एआई का ज़िक्र किया, आजकल तो सचमुच में चैट जीपीटी पे या कहीं पर भी आप अपनी तारीख डालो और सारे आपके प्लैनेट्स आपका फलादेश तक दे देता है, और आप पूछ लो उससे जो भी सवाल पूछते चले जाना है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य भी अ, इ
वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना या सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। एआई अब आया है, उसी पर बेस करके उसको बनाया गया है, तो उसको पूरी तरह से झुठलाया भी नहीं जा सकता है। तो आपका नज़रिया क्या रहता है इसको लेकर? नहीं, एआई से कैलकुलेशंस बहुत अच्छी आती है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज 360 डिग्री के हमारे चार्ट होती है और हर एक डिग्री एक कहानी बताता है लाइफ की। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाते। जहाँ तक कैलकुलेशन को अति अच्छा करना, बहुत अच्छी चीज़ है एआई। मगर अब एआई में ये हो गया कि कुछ प्लैनेट का आपने देखे, ये प्लैनेट यहाँ बेस्ड है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो उससे आपको फलादेश बताना शुरू हो जाएंगे। वो शायद एआई पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई अपने आप को तो इंटेलिजेंट बताता जाएगा, मगर एक क्या होता है कि 50 चीजें देख लीजिए। जिस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी पता है, और मैं भी कहता हूँ वो उतनी एस्ट्रोलॉजी पता है कि 6/10, अगर 10 छः बार 10/10 वाले एस्ट्रोलॉजर्स तो है नहीं कोई, 6/10 भी पता हो, तो उसके अंदर उसको अंत में एक अपना भी एक निचोड़ निकालना पड़ता है इस चीज का। 100 चीजों को देखकर निचोड़ निकाल कर और फिर सोच कर फिर बताना पड़ता है। वो चीज एआई नहीं कर सकती है। मगर हाँ, एआई बहुत सारी चीज़ें जो कि जैसे कि चंद्रमा यहाँ है तो यहाँ ये हो जाएगा, सूर्य यहाँ है, यहाँ ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगी, इंटेलिजेंट भी होती जाएगी। तो एआई विद अ गुड एस्ट्रोलॉजर इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। इट इज़ अ गुड टूल, बट उस टूल को एक आदमी के साथ यूज़ करे, या तो जो आदमी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है खुद एस्ट्रोलॉजी सीख ले और एआई को यूज़ करे साथ में, बहुत अच्छा। आप इस्तेमाल करते हैं? एआई अभी तो शुरू हो रहा है, अभी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। एआई क्या है? इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। उसमें आप जैसे डेटा फीड करते जाएंगे तो अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाएगा, तो वो जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी वो अच्छा होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ, साइकोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और साइकोलॉजी में एक तरीका होता है कि आप जब किसी को आपको रीड करना होता है, समझना होता है, तो आप उनको क्वेश्चनर देते हैं। क्वेश्चनर के आधार पर बाद में आप एनालिसिस करते हैं, इसका ट्रॉमा क्या हो सकता है, इसको किस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है, उसकी बहुत सारी एनालिसिस होती है। क्या ज्योतिष भी इसी तरीके से कार्य करते हैं कि कोई व्यक्ति आया है तो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है? क्योंकि आपके पास जो भी लोग आते होंगे ज़्यादातर किसी ना किसी डोमेन में पारिवारिक परेशानी, रिश्तों की परेशानी, पैसे की चाहत, नौकरी की चाहत, या कुछ ऐसे डोमेन है जिसमें ज़्यादातर लोग फॉल डाउन करते हैं। ऐसे भी एनालाइज़ किया जाता है क्या? मैं आपको दूसरे आंसर दूँगा, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा था। मगर बहुत लोग इसलिए आते हैं कि जो मेरे पास है वो रहेगा कि नहीं? खोने का डर। बहुत 60 टू 70% पर्सन उसने देखा वेरी उसकी इंपॉर्टेंट। भी, तो मेरे पास जो है भाई कल को रहेगा और क्या बढ़ेगा? ज़्यादातर ये आता है। हुँ। तो ये फिर बाकी लोग भी आते हैं जो परेशान होते हैं, नौकरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है तो उसमें आप चंद्रमा प्लैनेट है जो आपका मन की स्थिति देखता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, आपकी मनोस्थिति, परिस्थिति और आत्मस्थिति। एस्ट्रोलॉजी भी ये 3 स्थितियों को देखता है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजर कितना अच्छा है, वो आपकी मनोस्थिति का इस्तेमाल करके आपको कुछ बता रहा है, आपकी परिस्थिति का इस्तेमाल करके बता रहा है, या आपकी आत्मस्थिति का के बारे में उसको समझ में आ गया। इन चीज़ों के समझ के और बाकी प्लैनेट्स का रिलेशनशिप आज के प्लैनेट के हिसाब से देखकर आप बता सकते हैं, हाँ भाई अब तुम्हारा मन में शांति होने वाली। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली चंद्रमा से चलती है। जब मैं चंद्रमा इज द प्लैनेट, जो सब कोड सारा कोड चंद्रमा ही 27 नक्षत्रों में चलता है, चंद्रमा ही से तिथि निकलती है, चंद्रमा से सब कुछ होता है, चंद्रमा भी आपका कोड है, डीएनए कोड। तो चंद्रमा से ही जब आदमी की स्थिति को या परेशान है और जब वो परेशानी खत्म होगी तो क्या होगा आपके अंदर? आप खुश हो जाएंगे ना, आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी नौकरी नहीं है तो आपकी मनोस्थिति खराब है, नौकरी लग जाएगी तो आपकी स्थिति उस पक्ष में अच्छी हो जाएगी। तो वो चीज़ देखकर एक आदमी आदमी को बता सकता है कि भाई अभी तुम्हारा थोड़ा खराब समय है, इस समय ऐसे करो, ये करो, वो करो। जो डेस्टिन्ड है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता। मगर ये मैं नहीं कहता हूँ कि हर चीज़ प्रारब्ध पे ही डिपेंडेंट है। बहुत कुछ आपके फ्री विल पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर फ्री विल नहीं होता तो 2 ग्रह बने हुए हैं। गुरु बना हुआ है, आपके लक को बताता है कि आपको क्या लेके लक है। शनि ग्रह वो कर्म, अगर कर्म प्रधान नहीं होता तो एक इस पूरे एस्ट्रोलॉजी में दूसरा ग्रह क्यों होता शनि का? शनि कर्म और कर्म से क्या फल मिलेंगे, 11वां घर, दोनों का कारक शनि होता है। अगर हर चीज़ पिछले जन्म या प्रारब्ध, तो खाली गुरु देखना चाहिए ना। तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये दोनों प्लैनेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है, तो ये दोनों चीज़ हैं।
तो एक ये जो गाइड करके आदमी बता दे एस्ट्रोलॉजी में, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जिसको ज्ञान है कि भाई, मतलब हर आदमी को ज्ञान है कि आप नदी के पास जाके बैठ जाइए, वैसे मेडिटेशन कर लीजिए, कॉन्शियसनेस इंक्रीज कर लीजिए, किसी को पैसा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ें करिए, बहुत अच्छा है। मगर आपका डेस्टिनी कोई चेंज कर दे, नहीं चेंज कर सकते। पहली बात, एस्ट्रोलॉजी खुद ही अपना डेस्टिनी चेंज कर लेता ना, फिर तो हम्म। जो देख रहा है वो ये हमेशा कहा जाता है खुद नहीं चेंज कि अपनी किस्मत ही बदल लो। अपना बदल लो पहले भाई। तुम बैठे क्यों यहाँ, अपने कर लो ये सब जो चीजें करना थी, वो सब करके लक्ष्मी आ जाएगी। ये अच्छा आपने बात बोली। आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी ने कितना, निजी जीवन में कितना बदलाव लाया? अभी निजी जीवन इतना ही है कि वो मैं अपनी मनोस्थिति देख लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अब हमारी मनोस्थिति कब अच्छी होने वाली है, उस समय को हमें को काटना है किस तरह, हम इस प्रकार काटेंगे। इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं कहा। और लोगों की जिनकी पत्री देखता हूँ, उनको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो। 3-4 चीजें लाइफ में जो आदमी भाग रहा है ना। बहुत कम लोग आते हैं ये बात पूछने के लिए कि मेरे को भगवान कब मिल जाएगा। 60 साल के ऊपर वाले लोग ज़्यादा आएंगे कि, और वो भी जो ज़्यादा अब्रॉड में है, वो पूछेंगे आई वी वांट टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी नाउ, यू नो व्हाट इज द रूट टू स्पिरिचुअलिटी। वो भी उनको मतलब शौक बात करने का। तो वो तो कोई पूछता नहीं है ना। ये 5-6 चीजें तो इनमें मनोस्थिति इंपॉर्टेंट। और हम मतलब ज़्यादा किसी को ये नहीं कहते हैं कि भाई पैसा बना लेता है व्यक्ति ज्योतिष से, ये मतलब ज्योतिष शास्त्र को जानकर, कि उसे कुछ पता हो कि हाँ मेरा अभी ये स्थितियां चल रही हैं, मुझे इस काम में लगना चाहिए, उस काम में जुटना चाहिए, ये सब होता है ऐसा? हाँ, ये तो बिल्कुल आपका आपका समय अच्छा है। आपको, हमें दिख रहा है कि आपको वैभव मिलने वाला है। आपकी भोग, शुक्र जो है भोग का प्लैनेट, हम देख रहे हैं आप भोग ज़्यादा करने वाले हैं। तो समय अच्छा आने वाला, पैसा आने वाला, तभी तो भोग करिएगा। अब भोग सदैव अच्छा हो ये हम नहीं कह सकते, या भोग को हमारे वेद और उपनिषद से कंपेयर करिए, उस पे हम कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। गॉट इट, बहुत सही आपने ये बात कही। पर मैं, ये सवाल जो मेरा आया, प्रति प्रश्न जो आया, वो इस पे आया था कि कभी आपने खुद ऐसा आजमाया कि अभी योग सही चल रहा है, अभी वैभव का समय चल रहा है और इस समय पर काम ज्यादा अच्छा चल जाएगा? बिल्कुल, मैंने खुद देखा समय अच्छा है, थोड़ा तेज़ भागने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गिरूँगा भी तो गिर के उठ जाऊँगा, फिर भाग लूँगा। और यही ज्योतिष है। ज्योतिषी जितने भी, मैं तो यही कहता हूँ, यही बताएं कि भैया अभी तुम्हारा टाइम है समय भागने का। तो अभी तुम 10 किलोमीटर की स्पीड, तुम अगर 20 से भाग रहे हो, 40 किलोमीटर की स्पीड में भागने की कोशिश करो। और अभी समय है तुम्हारा गिरने का, तो भाई थोड़ा धीरे चलो, कि जब तक गड्ढे तक पहुंचोगे शायद तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा, गड्ढे में गिरोगे नहीं। और कितना अच्छा बताया। ये चीज आपको फायदा देता है ज्योतिष। उसके आसपास आप फिर जितना जो मायाजाल है, वो आप बुन लीजिए, जितना बुन सकता है। बट अल्टीमेटली मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता है सर, कि सब आजिज आ जाते हैं एक समय के बाद में, सब इससे ऊपर उठना चाहते हैं, जिसको मिल गया वो भी भाग रहा है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां जो बैठा हुआ है वो भी कहीं कहीं भागना चाह रहा है, कोई कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली ज्योतिष कैसे हेल्प कर रहा है? वो तो किसी को जहां बैठा हुआ है वहां से उठाकर थोड़ा सा आगे जाने का बोलेगा, बट क्या अल्टीमेट गोल में भी कोई मदद करता है ज्योतिष? अल्टीमेट ज्योतिष जो पहले जमाने में था हमारे वेदों में, तो वही था कि आदमी को किस तरह, कैसे एक जो हमारे वर्ण थे, सब थे, ये सब, ये तो उनको फिर रूप दे दिए गए कि आप किस तरह अपने जीवन को अच्छा बनाइए, जीवन को सुंदर बनाइए। पर वो तो अब किसी को बनाना नहीं है ना। अगर नहीं तो मंदिर के बदले लोग शमशान जाओ। अगर आपको वैसा जीवन, तो मंदिर के बदले वैराग्य, आपको वैराग्य की उत्पत्ति पैदा करना है ना, तो मैं कहता हूँ हर हफ्ते 2 दिन आप भी शमशान जाइए, और वहाँ बैठ के, वहाँ भी शमशान में भी मंदिर होते हैं, देवी जी किसी के मंदिर होते हैं, हम भी गए हैं। उन मंदिरों में कोई नहीं जाता है जब तक आदमी, तो वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए, आपको 100% साल 1.5 साल बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मगर वहाँ तो हम, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेगा कि आप शमशान में जाके बैठ जाइए। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत चिपट जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो वैराग्य साधना अपने आप में भी एक साधना है। वैराग्य को आप कितना प्रमोट करते हैं? वैराग्य को मैं सेल्फ के लिए तो बोलता हूँ, वैराग्य बहुत अच्छी चीज़ है, हालाँकि हम भी ज़िंदगी प्रमोट मतलब आपके पास कोई आए तो उसको समझाना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो आपके पास किसी और चीज के लिए आया है। नहीं, अगर मैं उसको वैराग्य समझाएँगे तो शायद वो अंदर से मेरे को बहुत स्वच्छ भाषा में पता नहीं क्या-क्या बोल रहा होगा, क्या मांग रहे और हो उठ भाई? के चला जाएगा वो तो। वो तो मतलब हमारा मतलब
वो समीकरण ही नहीं बैठेगा, वो कहेगा अच्छा आई एम गोइंग, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, गुड गुड, थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी उनको वो देना पड़ता है जो उन्हें चाहिए। अब आदमी जब जो पात्र लेके आ रहा है उसके पात्र में तो वही चीज डालेंगे ना जो पात्र लेके आ रहा है। अब वो कटोरा जैसा है वैसे ही उसको, मतलब पात्र ही ऐसा, जो पात्र के अंदर इसी पात्र से आया कि मेरे को भाई धन कमाना है, या मेरे को इस स्त्री से विवाह करना है, या मेरा प्रेम संबंध कब तक रहेगा, या मेरी नौकरी कब बढ़ेगी, मेरे पास धन कब तक आएगा, वो पात्र ही वही है। उस पात्र को आप उसके अंदर वैराग्य कैसे डालेंगे, वो हम डाल नहीं सकते। इसकी सटीकता क्या कंडीशंस पर डिपेंड करती है? आप श्योर शॉट होते हैं कि नहीं, ये इसका दिख रहा है और इसका ये इस समय तक होने वाला है और ये होगा ही होगा, या उसमें कुछ मार्जिन्स भी होते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है? देखिए, हमको ये समझ में आता है कि ये समय अच्छा है, इस समय तक अच्छा हो जाएगा, बट कोई कोई कहे कि ये तारीख तक, ये महीने तक और इस तारीख ये हो जाए, मेरे ख्याल से तो अगर ये किसी ने बोल दिया तो इट इज अ फ्लूक, मतलब वो है। एक आपको एक दिशा दशा और एक समय बताता है, ऐसा कोई, और जो सटीकता से बता सकता है वो वही बता सकता है जिसकी इंट्यूशन पावर, हिंदी में क्या वर्ड होगा, जिसकी अपने अंदर से जो शक्ति जो होती है बोलने की, उसको वो ज़्यादा हो, वही बता सकता है सही तरीके से। और उसके लिए मैं या कोई और जो कि एक हम जो जीवन कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत झूठ भी बोल रहे हैं, थोड़ा हर चीज़ करना पड़ता है क्योंकि अब दुनिया में रह रहे हैं, वो आदमी नहीं कर सकता। मगर हाँ, एस्ट्रोलॉजी से ये फ़ायदा ज़रूर हम कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनको थोड़ी-सी अच्छा एस्ट्रोलॉजी के पास आते हैं, उनको थोड़ी-सी शांति मिलती है, अपना एक दिशा मिल जाती है, एक दशा मिल जाती है, संभावना मिल जाती है, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता भी देता है, भाई साल, जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई ये गड्ढा है, इतने तुम पार कर लो, 1.5 साल का होता है, 1.5 का पौने 2 हो जाए, 1.5 का 1 महीना, इतना तो फ़र्क, इतना लेके चलना चाहिए हरदम, वो हो जाएगा। कोई ये कहे कि मैं बता दूँगा आपको इस तारीख पे, इस दिन में नौकरी मिल जाएगी। अब अपना नहीं बता सकता कि उस दिन 45 दिन बाद तुम कितना पैसा कमा लोगे। तो वो बात सब। अभी आपसे जितनी भी बातचीत हुई, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, और एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि जो हमारा एक सोलर सिस्टम है, हम एस्ट्रोनॉमी का सोलर सिस्टम देखते हैं, हालांकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मतलब शुरुआत वहीं से हुई है, हमारी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी ही है दरअसल। लेकिन इसमें जो 3 ग्रहों की अभी तक बात की हमने, राहु, केतु और चंद्रमा, ये तीनों ही उस सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसको कैसे? नहीं, चंद्रमा तो है। चंद्रमा उपग्रह है, मतलब हमारे वो जो 9 ग्रह हैं उसमें चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह की तरह तो देखते नहीं, पर देखिए, ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट क्यों फिर? नहीं, देखिए इनका जो हमारी धरती से पास है नहीं, मगर आप ये समझिए, आप लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं कि 9 ग्रह हैं, शनि तो इतना दूर है और शनि आपको इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस को हमारे जो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस कॉन्शियसनेस को, जो भी ग्रह उसको देख कर कि इस ग्रह, उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा ग्रह है, इसके अराउंड बहुत चीज़ें चल रही हैं, गुरु का ये, उस कॉन्शियसनेस को डिकोड किया है, और डिकोड करने के टाइम उसको नाम दे दिए हैं। कोई राजयोग नहीं थे, ये तो हमने बोले कि ये दोनों ग्रह हो जाएंगे तो राजयोग हो जाएगा, जो कि पहले के टाइम में अलग थे, आज के टाइम में अलग राजयोग है। ये तथ्य राजयोग है, तुम्हारे दरिद्र योग है, ये हमने बनाए हैं, ये मनुष्य ने, या जो ऋषि मुनि या जो भी हमारे लोग हैं, तो ये बेसिकली जो बाहर है वही आपके अंदर है। जिस ब्रह्मांड की बात हम बाहर कर रहे हैं ना, वही हमारे अंदर, आपके अंदर है। किस रूप में है, किस तरह है और किस तरह वो चल रहा है, वो कॉन्शियसनेस आपको डिपेंड करे आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि आप, हमारे अंदर भी सूर्य चंद्रमा सब है, तो ये कॉन्शियसनेस ऊपर से आती है। अब क्वांटम फिजिक्स जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम फिजिक्स में थोड़े दिन बाद आप, पहले टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, स्पेक्ट्रम ही तो है भाई, एक तरह का वेव है ना, आप वेव के थ्रू बात कर रहे हैं, हम लोग इधर से उधर बातें सुन रहे हैं, मतलब बात जा रही है। तो एक बात ये समझिए कि आप जब बात यहाँ से हम आप तक कर रहे हैं और बात आप तक पहुंच रही है, तो कहीं रास्ते में गई है, उसको हमने संचालित कर दिया, ठीक है। इसके मतलब जो भी चीज आप कहते हैं इस ब्रह्मांड में, वो चीज खोती नहीं है। वो तो ये है कि अभी हमारी इतनी शक्ति है कि हम यहाँ से एक्स टू वाई तक हम उस चीज को भेज रहे हैं। आदमी का दिमाग अभी इतना हम लोगों ने अपना, तो हो सकता है वो एक्स टू जी तक हो, जिसे क्वांटम फिजिक्स अभी डिकोड कर रही है। तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो कि खोता है।
जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, लोग आप पे जो आपको बदुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, कुछ चीज़ खो नहीं रही है। तो वो कॉन्शियसनेस का गोला है जिसको कि हमारे जो थ्योरी आप पढ़िए, वही आपको जन्म में लेता है, गर्भ उसी हिसाब से धारण करता है, इत्यादि, इत्यादि। ये जो बहुत गूढ़ में जाना पड़ेगा, ये जो लोग समझते हैं कि ये प्लैनेट ऊपर बैठा हमको जी जुपिटर आ गया, जुपिटर अफेक्ट कर दिया सर। नहीं, नहीं, ये तो सॉल्ट है, वेव्स व्हिच आर अफेक्टिंग यू। दे आर लाइक सॉल्ट्स, आपके अंदर जो सॉल्ट है ना, जुपिटेरियन सॉल्ट, सैटेरियन सॉल्ट, दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस यू आल्सो हैव। आप हुँ। भी एक तरह के ब्रह्मांड आपके अंदर घूम रहा है। किस तरह से घूम रहा है वो फिर वो ज्योतिष, और ज्योतिष में अगर आप बहुत गूढ़ में जाइए तो समय ऑफ जिस समय आपका शुक्राणु दैट इज द जो योगी हमारे पुराने हैं, वो है समय, उसको हम लोग किस तरह बैकवर्ड कर लेते हैं। तो ज्योतिष गलत नहीं है, बहुत चीजें हम भूल गए जो हमको अब जुड़ना पड़ेगी। तो क्योंकि बहुत चीजें अब समझ रहे थे, हमने हटा उनको, मतलब वी हैज बीन डिस्ट्रॉयड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको आप ये मत सोच, जो लोग जिनको ये भ्रम है कि वो हम ऊपर है तो आर्गुमेंट करते हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा पानी है, 70% ऑफ अस आर वाटर, हमारे यहाँ पानी का एक इफेक्ट है। तो हमने बोल दिया हमारा चंद्र ऐसा है। चंद्रमा इफेक्ट यू वाई बिकॉज इट इज 70%, उसको कहते हैं पानी का है, उसका तत्व पानी है। तो ये तत्वों पे बेस्ड है, और तत्व से कॉन्शियसनेस बेस्ड है, और कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस बेस्ड। हुँ। इसके हिसाब से ये आपने एक बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको समझाया, और ख़ास तौर पर कॉन्शियसनेस वाली बात। उसको अगर सोचा जाए तो कि हमारे अंदर वो सॉल्ट है जैसे मान लीजिए, और वो सूक्ष्म तरंगे, बल्कि ये नहीं भी थे तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तो भी तो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी तो ट्रैवल कर तरंगे रहा है हैं, हमारे, रोशनी आ रही है, चंद्रमा की रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है, सूर्य की रोशनी यहाँ तक पहुँच रही है, बिल्कुल तो ये भी तो ट्रैवल कर रही है बिल्कुल। किसी न किसी तत्व में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ फिर हम ये भी पाते हैं कि ज्योतिष में हर ग्रह को एक वाहन भी दिया गया, एक पशु भी दिया गया है, एक वाहन भी दिया गया है, ऐसी भी कथा है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो जब हम पहले होता था, आदमी लिखता नहीं था, ये श्रुति होती थी, आदमी बोलता था। तो समझाने के लिए एक पेड़ और एक एनिमल, और ये भी बड़ा नेचर के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हुँ। आपका रिलेटेड हैं ये आपके तो उनको समझाने के लिए, उस तत्व को समझाने के लिए कि उसके अंदर ये तत्व है, वो समझाने के लिए हर नक्षत्र में और हर उप नक्षत्र के जो हमने बनाए हैं, मतलब उनमें एक पेड़ और एक जानवर, लेकिन इसके अंदर समझने के जल्दी समझ जाएगा आदमी। हुँ, क्योंकि पहले ज़माने में पेड़ और जानवर ही, आदमी क्या करता था, आदमी का मूल कार्य ये होता था कि भाई वो जाता था, मेहनत करता था, भागता था, भागने का पैर था शनि, सामान लाता था उठाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, हुँ, हुँ। ये काम करता था भाई। तो और सबसे बड़ी उत्पत्ति क्या करी थी आदमी ने, कि भाई उसको पानी प्यास बहुत लगती थी, तो घड़े के अंदर से पानी लेके आया अपने घर पे। तो सबसे बड़ी जो इन्वेंशन जो पहले थी, ये यही थी कि मैंने घड़ा बनाया, किसी तरह का भी बनाया, और घड़े के अंदर लाकर अपने परिवार को मैंने पानी दिया। मेरे पूरे परिवार को नदी तक नहीं जाना पड़ा। तभी कुंभ की इतनी महत्व है। हमारे हर पूजा में आप देखिए घड़ा रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं। तो दिस वाज़ द फर्स्ट इन्वेंशन। तो इस तरह से जब देश था, जो ऋषि थे, तो उन्होंने आदमी को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इन चीज़ों को साथ में जुड़ के, जैसे सर एग्ज़ाम्पल से बताइए ना कि इसके साथ इस पशु को जोड़ा गया या ये जैसे सब। केतु के साथ एक हमने आपको पहले भी सुनाया, कुत्ते को जोड़ा गया। हुँ, तो कुत्ते की क्या खासियत है? लॉयल्टी है। कुत्ते की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी लॉयल्टी है। क्षेत्रपाल है, आपकी रक्षा करता है। तो केतु जो, अगर आप धार्मिक हो तो आपकी जो तन, उसकी रक्षा करेगा। और बाकी ग्रहों के साथ कौन-कौन है? या अब आप समझ लीजिए जैसे कि आप बुध को जो समझाया गया है, बुध को तोते के साथ समझा दिया गया है, क्योंकि वाणी का, बोलने का उसके साथ है। हुँ, तो इसी तरह हर प्लैनेट का, उल्लू के साथ राहु को समझा दिया गया, और रात में आपको जो समझाया। तो हर प्लैनेट के साथ इस तरह एक जानवर, एक वो हर नक्षत्र के साथ भी। तो ये मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाए, उसके गुण बताने के लिए। उसके गुण बताने के लिए, कि हुँ। जैसे ही आपको बोला आपने ये हाँ। एक एक होता मुहूर्त, एक होता शगुन, इनमें कोई फ़र्क होता है? नहीं, मुहूर्त और शगुन, मुहूर्त जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की आजकल लोग देखते नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी जो पहले देखते थे, अभी भी देखना चाहिए हर दम आदमी को,
आदमी किस दिन पैदा हुआ है, किस तिथि में पैदा हुआ है, किस समय के हिसाब से उसके दग्ध राशि होती है, इत्यादि इत्यादि 4-5 चीज़ें, जिसे पंचांग कहते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसे देखते हैं। तो आपने पूछा कि मुहूर्त और शगुन। मुहूर्त होता है कि कौन-सा समय है जो आपका अच्छा होगा, और शगुन होता है कि अगर कोई मंगलमय कार्य करा तो आपने अच्छा काम किया तो आप कुछ देते हैं, हुँ। उसको शगुन कहते हैं। दोनों में मतलब काफ़ी मतलब नहीं, शुभ शगुन बोलते हैं कि शुभ शगुन है और ये शुभ मौका है, ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। शुभ शगुन, शगुन जो है ज़्यादातर संकेत शास्त्र जो होता है ना, हाँ, हाँ। जो हमारे शास्त्रों में भी बहुत शास्त्र हैं। तो अगर आप मुहूर्त है एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, और शगुन जो है वो संकेतों से कनेक्टेड है। हुँ, हुँ। संकेत ऐसा जैसे कि आपने कुछ अच्छी चीज़ देख ली, पानी देख लिया, आप थोड़ा आगे गए, आपने कुछ और देख लिया, तो ये कहते हैं अब हमको 3 अच्छे शगुन दिखाई दिए। बहुत सारे शगुन शास्त्र हैं, तो अब इस समय अच्छा कार्य करता। हुँ, और आपने गलत चीज़ें देखी, नेगेटिव देखा, तो उसे जैसे कभी आप ओके। मंदिर में भी जाते हैं, लोग कहते हैं भगवान के होते हैं संकेत कि भाई फूल गिर गया, एक भँवरा बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा भी बोल बिल्ली रास्ता काट गई तो अलग मतलब इस तरीके हाँ, अपशकुन और अपशगुन शगुन, अब आप, हाँ, मैं जो कहना चाहता था, वो होते हैं, वो ये वो अपशकुन से अपशगुन और हुँ, शगुन और अपशगुन का ये बनाया हुआ है कि कुछ संकेत, ये हमारे संकेत शास्त्र में चीज़ें है। जैसे आप आए और मेरे घर में दूध उबल गया, आग ही लग गई, कुछ हो गया, तो मैंने कहा भैया कौवा बोलता था तो कोई आने वाला है, आज कोई आने संकेत वाला आने वाला है। है। तो वो संकेत शास्त्र से ये ये होता है सर? अब आप इस कितना विश्वास करते हैं? नहीं इस आजकल के परिप्रेक्ष्य में बदल देना चाहिए, मगर होता ज़रूर है। क्या-क्या होता है? मतलब कुछ चीज़ें जो आज के परिप्रेक्ष्य में चलती हो, बताइए ना? आजकल के परिप्रेक्ष्य में से आपने चिड़िया का चहकना, हुँ, हाँ, आपने कोई ऐसी आप आ रहे हैं, आपको कोई सुगंधित चीज़ आपको मिल गंध गई, आ गई कोई। गंध आ गई हुँ, आपको, आप किसी के घर में घुसे, तो आपको एक कभी-कभी लगता है ना एकदम एनर्जी अच्छी लगती है, किसी कहीं घुसते हैं, एनर्जी अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सामने ड्राइंग रूम होता है और पीछे निठारी होता है। मतलब तो आपको समझ में आ जाता है उसको। तो आप किसी के किचन के तरफ आप गए, आप सुगंधित खाना बन रहा, तो ये सब चीज़ें मैं अपनी अपनी तरफ से कहता हूँ, ये अच्छी संकेत होता है, हुँ। शुभ होता है, और अच्छा उस लगे बस। अच्छा लगे, और उस समय जो आदमी, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उस समय जो आदमी आ रहा है ना, अगर एक थोड़े कुछ अच्छे संकेत मिल जाए तो अच्छे। एक आदमी, जैसे आदमी आया मेरे पास एस्ट्रोलॉजी करने, और उस टाइम एक हाला-डुला सा आ गया था, और वो आदमी ये पूछने आया था कि मेरे को एक लॉटरी का था, बहुत पुराना टाइम का था, लॉटरी का काम था, और वो मेरे पास आया था पूछने के लिए कि भाई मैं जेल होगी कि नहीं होगी? वो होने ही वाली थी 1-2 दिन के अंदर। वो आके बैठा नहीं, और दिल्ली में उस टाइम थोड़ा-सा भूकंप सा आ गया। तो मतलब पत्री देखे बिना ही मतलब मेरे को लगा कि भाई मतलब अब वो नेगेटिव ही हुआ उसके लिए। तो कभी-कभी ये संकेत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हुँ। तो ये संकेत बहुत इम्पोर्टेंट और चीज़ कुछ है। काम हम करते हैं जैसे कि जो मतलब सिखा दिए गए बचपन से, घर से बाहर निकलते वक़्त सीधा पाँव रखो और ये करते नहीं हुए ये देखिए, करो, ये देखिए करते वो तो हुए सब ऐसा था कि जैसे बच्चे को था कि पता कहते स्याही तुम्हारे अगर गिर गया आपके कागज़ के ऊपर तो अच्छा शगुन है। हुँ, तो आप बच्चे को पहले ज़माने में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी नहीं थी कि भाई तुम घबराओ नहीं, ये तो अच्छा है, शुभ हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। कि ब बच्चे ने कहा स्याही गिर गई, कलम खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया। अरे नहीं बच्चा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये दिस इज़ अ डिफरेंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट। तो इनसे कुछ होता नहीं है मतलब कई लोग जो करते हैं ये सिर्फ़ उनका एक दिमाग में चला आ रहा फितूर कहें इसको या पुरानी जमी-जमाई सुनी बातें हैं जिससे उनको अच्छा लगता है, इससे होता कुछ नहीं है। ऐसा समझें आप? बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदल गई तो उनको बदलना चाहिए। तो ऐसा मतलब आप इसमें बिलीव नहीं करते। मैं इस पे आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं। पर्ची कल्चर के बारे में क्या कहेंगे आप? पर्ची आजकल पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। ये शास्त्र है, वो है। आप मैंने लोगों को देखा साधना करते हुए, और मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, मगर ये मतलब आप मैं जैसे मैंने बताया हर कॉन्शियसनेस में, जैसे आपको बताया था, हर कॉन्शियसनेस में लोग हैं। नीच तरफ के कॉन्शियसनेस, हर चीज़ की, एक जानवर भी मरता है ना, आदमी की सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जानवरों की तो वो सब और तरह की सब हमको सब पता है, ज्ञात है, मतलब पढ़ा है, देखा भी है। तो वो आपको बता देंगे क्या हो रहा है। बट आई कैन गिव यू 100% फ्यूचर कोई नहीं बता सकता।
तो ये इसका इतना टेलीविजन पर आना या आजकल इसका इतना ज़्यादा प्रचार होना, इससे लोगों के मन में ये भी आता है, फिर रोस्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग कि ये सब फर्जीवाड़ा है, इसके पीछे ये टेक्निक है, जो वो टेक्निक है। जो लोगों को आता है वो नंबर वन, तो जिनको असलियत में आता है वो कभी उसका प्रचार नहीं करेंगे, कभी बताएंगे नहीं और कभी उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आपने उपयोग करी तो आप पे उल्टा पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, बी वेरी क्लियर, ये थंब रूल है हर चीज का। तो वो उपयोग नहीं कर, और जो कर रहे हैं वो अपना अपना भी खराब कर रहे हैं, दूसरा का भी कर्म खराब कर रहे हैं। और अगर धन के लिए कर रहे हैं तो ये राहु बिगड़ा हुआ है। ठीक करो, अपने गुरु को ठीक करो, बहुत चीजों को ठीक करो। मतलब आप किसी आदमी जो पीड़ित है उसकी पीड़ा का फायदा उठा रहे हैं, भाई कौन जाता है? मैं आजकल बहुत लोग की डेथ्स हो गई हैं लोगों की, लोग जाते हैं भाई मेरे आत्मा बुला दो। आती हैं सर? मैं नहीं मानता, जो आत्मा बुला सकता है वो आत्मा बुलाएगा नहीं। हाँ। अब आप देखिए हमारे जितने भी बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे, चाहे आजकल नीम करोली बाबा हो या पुराने गौतम बुद्ध, सबका नाम उनके देहांत होने के बाद ही हो रहा है ना। उन्होंने अपने टाइम में कुछ अपना कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया था। हम्म। अब तो गद्दी हो गई है, आप मठों में भी गद्दी हो गई है। बाबा जी के बाद कोई और बैठेगा, उनके बाद हाँ, कोई और बैठेगा। कभी कभी बाबा जी के बगल वाले ही बाबा जी को हम पढ़ता है, मैं नहीं जानता, मैं आई हैव गॉट, प्लीज नॉट टू बी अंडरस्टूड, नॉट टू बी टेकन लिटरली, मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं हम लोग बातचीत में बात कर रहे हैं, इसको आप कैवियट डाल दीजिएगा, इसमें डिस्क्लेमर है ये। जी जी, तो गॉट इट सर। लाल किताब जैसी भी कई चीजें हैं, इनमें कितना विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लाल किताब की जो ग्रामर है बहुत सही है। लाल किताब की जो ग्रामर है वो एक नाड़ी शास्त्र से, लाल किताब बल्कि मेरे हिसाब से अरुण संहिता से निकाली गई है। अरुण संहिता सूर्य भगवान के जो बैठते थे, और रावण ने मतलब उनको अरुण संहिता का बहुत ज्ञात था, उसके थोड़ा बहुत उसका जो ग्रामर है, ग्रामर मतलब उसके जो टेक्स्ट है, उसकी चीज़ें हैं बहुत सही हैं, और जो उसके उपाय हैं वो भी फायर अर्थ एयर वाटर एलिमेंट्स को रखे हुए, मगर पुराने टाइम को देखते हुए, जब कुआं था, पानी था, दाल था, तो उसके हिसाब से आपको उपाय बताए। जंगल से निकल रहे हो, नदी पार कर रहे हो। नदी पार करते हो, उस टाइम से उपाय बताए हुए हैं। अब उनका कितना रेलेवेंस है वो देखकर आप बता सकते हैं। उससे कुछ ये नहीं होगा, अगेन इसलिए डेस्टिनी विल नॉट चेंज, मगर आपकी मनोस्थिति अच्छी हो सकती है। इसी तरह ज्योतिष में भी पाराशर, मैं तो जितना सुनता हूँ पाराशर ऋषि, पाराशर संहिता जो है हाँ, उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। बहुत सारे और भी कई लोग कई अन्य लोगों को करते हैं। हाँ, कौन सा ज्योतिष शास्त्र है जो बहुत आपको लगता है ऑथेंटिक है आज की तारीख में? नहीं, शास्त्र वही, अगर आप लाल किताब भी देखिएगा वही चीज है, बेसिक वही चीज है। 12 घर और 9 प्लैनेट्स। अब उनको जो व्याख्या करने के तरीके लोगों ने बना दिया, उसमें अपना नाम भी जोड़ दिया, कृष्ण मूर्ति पद्धति, ये पद्धति, राव पद्धति, नाडी पद्धति, ये सब मूल तो वहीं से आ रहा है। एनालिसिस के तरीके एनालिसिस के तरीके कर रहे लोगों ने कर दिए कि भैया तुम इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं स्नैपशॉट, कुछ चीजें स्नैपशॉट मैं भी बता सकता हूँ, आपकी पति देखिए मैं स्नैपशॉट पे बता सकता हूँ, तो वो अलग बात है। दैट आई टोल्ड यू दैट इज देयर इन यू, तो होता है। तो बट ये सोचिए कि वो कोई अलग उन्होंने कुछ इन्वेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, अपना अपना वो लगा दिया। मूल जो गंगोत्री एक ही है, गौमुख एक है, फिर गंगा नीचे बहकर फिर अलग अलग लोगों ने कहीं कहीं जो नाम दे दिया वो अलग बात है। लाल किताब भी वही सेम है, कोई वो थोड़ी कोई मैं अच्छा अध्ययन है लाल किताब का भी, ग्रामर पढ़ा हुआ। ज्योतिष बीमारियों के लिए कितना कारगर है? ज्योतिष बीमारियों के लिए ये बता सकता है कि आपका नर्वस सिस्टम, स्किन, पाचन शक्ति इत्यादि इत्यादि में कहाँ आप वीकनेस है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीका बता सकता है। इसी तरह इसीलिए मैं कहता हूँ मनोविज्ञान के लिए भी, जो मनोविज्ञान है जिसमें कि नर्व्स आपके कैसे हैं, ब्रेन कैसा है, कि आपकी बोलने की शक्ति कैसी है, कि आपके पीछे मंगल कुंडलिनी शक्ति कैसी है, जैसे कुंडली है, वो सब दिख सकता है, उसका आप उपचार कर सकते हैं। सर मैं अब कुछ रैपिड सवाल आपसे पूछता हूँ। सबसे पहला तो ये कि अभी ज्योतिष की सचमुच जरूरत है नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे कई बार, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने विषय में बताता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मुझे आवश्यकता है कि नहीं है। जिसको आवश्यकता है वही जाता है, वो
प्यासा कुआं के पास जाएगा, आपको प्यास नहीं तो और आपको जिज्ञासावश भी कई लोग जाते हैं कि वो तो पूरी दुनिया जा रही है तो हम भी जाए। जिज्ञासा बस इसलिए भी ये भी फिर आलसी होगी ना फिर तो। जिज्ञासा का शमन करना भी तो एक आस हो गई। सचमुच में जरूरत होती है ज्योति, आप क्या कहेंगे? आप इतने रिनाउंड ज्योतिषाचार्य हैं, आप ऑथर हैं, आप कई लोगों की परेशानियों का अभी क्या कहेंगे, आपकी सचमुच ज्योतिष की कितनी जरूरत है? मैं कभी भी कोई रेमेडीज कुछ बताता नहीं हूँ। मैं ज्योतिष में इतना बताता हूँ कि भाई ये समय तुम्हारा ठीक है, अच्छा जो मैंने जितना बताया। और मनोविज्ञान ये तुम्हारा, भाई तुम्हारा लग रहा है तुम शराब ज़्यादा पियोगे आगे चलकर, मत पियो, सेवन करोगे, ये करोगे। कुछ चीज़ें गाइड करने के लिए ज्योतिष बहुत अच्छी है, ज्योतिष का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ज्योतिष को एक बहुत बड़ा व्यापार बनाना, एक बहुत बड़ा मैं ये भी नहीं कहता यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है, मैं उसके साथ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो वो जो लिटिल नॉलेज के साथ या बिना किसी नॉलेज के साथ आंखें बड़ी करके बताकर ऐसे करके घबरा कर आदमी को, एक परेशान आदमी को आप और परेशान करके आप उससे कुछ ले रहे हैं, आप अपना आपका वो शायद कर्म है। तो मैं इस पे हालांकि मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, लेकिन फिर भी अगेन आपने ये जो बात कही है, कैसे पहचानेगा व्यक्ति कि अडावल साहब के पास जाऊं कि किसी और के पास जाऊं कि किसी और के पास जाऊं? और आपने हालांकि बताया था कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है शुरुआत में, बट हाउ टू मूव, क्या बेसिक आइडेंटिफिकेशन आप बताएंगे एक अच्छे ज्योतिषी के कि कोई जाना चाहे? अच्छे ज्योतिष वही है जो आपके अंदर भय उत्पन्न ना करे। जो भी आप उपचार करने जा रहे हैं, जो आदमी आपको भय से ग्रसित ना करे और आपको बताए कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे करो, वो अच्छा ज्योतिष है। और जो भय पे खेलता है और गिल्ट की हिंदी क्या, गिल्ट एंड फियर, इसको दो चीजें होती है जिसपे आप, जो आदमी आपसे खेल रहा है, अगर आप ये समझ गए, अलग हट जाओ। यानी जो आपको डरा रहा है और जो धन आपसे लेना चाह रहा है। गिल्ट में आपके अंदर कोई संवेदना है, कोई आपके अंदर आपने कोई गलत काम करा है, क्योंकि उसको आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई। दूसरा आदमी जाके बता देता है उसको ठीक कि है। मेरे से ये गलती हो गई, मैं आपको नहीं जानता हूँ मगर मैंने ये करा है, मैं बड़ी परेशान, फिर उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। को एक्सप्लॉइट करते सर मुझे समय का बिल्कुल पता नहीं लगा, मैं इतना हैं। एक ऐसे प्रवाह में जा रहा हूँ, इतना आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करने में। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप लोगों को कुछ ऐसा बताएं जो आज के दौर में, क्योंकि हमने बातचीत राहु केतु से शुरू करी, राहु का ये समय चल रहा है, आपने उसको बड़े अच्छे से समझाया और उस पर हमारी काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई है। तो आज जब राहु का असर बहुत ज़्यादा है, सामूहिक रूप से प्रार्थना करने की बात आपने कही, आप जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे कि मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि ये एक काम आप ज़रूर करें, जो ज्योतिषी शंकर अडावल आपसे कहना चाहते हैं? अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाइए, एस्ट्रोलॉजी के पास जाइए, मगर अगर मेरा ये है कि हर आदमी अगर अपने दिन में एक दिनचर्या बना ले, आज के युग में स्पेशली जेन ज़ी का आपने बात करा, वो आपके आधा चीज़ों का समाधान होगा। यू शुड हैव अ रूटीन। बहुत अच्छे, ये एक अच्छी टिप है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कि हम सबको एक रूटीन में होना चाहिए। ये तो है भी, वैसे भी। और देखिए सच बताऊं तो कई चीज़ें हैं जिनके समाधान हमारे पास होते हैं, और आज की बातचीत में यही चीज़ें साफ हुई हैं कि ज्योतिष की का महत्व हमेशा से रहा है। तब है जब हम भटके हुए हैं, जब हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें खुद को पढ़ना है, खुद के भीतर जाना है, और हमें अपनी आवश्यकताओं और अपनी चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है। और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे बड़ी ताकत खुद को समझने की आपके खुद के पास में है, आपको किसी और से समझने की अपने ज़रूरत केतु को अच्छा कर दिया। अपने केतु को अच्छा करिए। सर ये बहुत अच्छी चर्चा रही, मैं आगे निश्चित तौर पर कई और सवाल आए मन में तो उस पर आपसे बातचीत करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत पंचतंत्र वन को, आपने समय दिया है इसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। पंचतंत्र वन को ये प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।